Good morning, children. Today we are going to start with the next topic, pollination. Please open to your NCERT biology book, lesson number 2, page number 27. In the preceding sections, you have learned that the male and the female gametes in flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac. सो हम पढ़ चुके हैं, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा माइक्रोस्पोरेंजियम का एंड मेगास्पोरेंजियम का, और हमने वहाँ पे देखा कि पोलन ग्रेन्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं. दे आर प्रोड्यूस्ड इन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द फीमेल गैमीट और द एग सेल और द ओवम इज़ प्रोड्यूस्ड इन द मेगास्पोरेंजियम और द एम्ब्रियो सेक. एज बोथ टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, प्लीज़ अंडरलाइन करें, दोनों ही गैमीट्स जो होते हैं पोलन ग्रेन एज वेल एज योर female gamete both are non-motile, that is they cannot move. They have to be brought together for fertilization to occur. And how is this achieved? अब इन दोनों गैमीट्स को फ्यूज़ करना है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को अचीव करना है, तो व्हाट कैन बी दी प्रोसेस एंड हाउ द प्रोसेस कैन बी अचीव्ड. पॉलिनेशन इज़ द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. और इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को अकम्प्लिश करने के लिए व्हाट इज़ द मेथड? पॉलिनेशन इज़ द मैकेनिज्म. Now what is pollination? Children, we have already discussed in our previous class. Pollination क्या है? Transfer of pollen grains to the stigma of a pistil is termed as pollination. Please underline करें, definition है pollination की. Pollination is nothing but the carrying of pollen grains or the male gametes, and when they find a suitable or a compatible stigma, they land on the stigma and the process of fertilization is initiated. Flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollination. They make use of external agents to achieve pollination. फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनमें पॉलिनेशन कैसे होता है? उनमें पॉलिनेशन होता है किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू, और ये एक्सटर्नल एजेंसी, ये अडेप्टेशन इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं. इट कैन बी एयर, इट कैन बी वाटर, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द काइंड्स ऑफ pollination. Depending on the source of pollen, pollination can be divided into 3 types. Pollination 3 तरह का होता है. सबसे पहला है autogamy. Now what is autogamy? In this type, pollination is achieved within the same flower. जब एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑटोगैमी कहेंगे. तो ऑटोगैमी कैन बी ऑल्सो, in other terms it can also be called as self pollination. and self pollination कब possible है? एक ही सेम फ्लावर के अंदर, जब फ्लावर कैसा हो? बाइसेक्सुअल हो. फ्लावर के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोथ आर प्रेजेंट, बोथ मेच्योर एट द सेम टाइम, दैट इज द पोलन ग्रेन्स, द मेल गैमीट्स एंड द एग सेल और द ओवम और द फीमेल गैमीट शुड मेच्योर एट द सेम टाइम. सो इन सच फ्लावर्स, द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स where both the reproductive organs are there, self pollination or autogamy can be achieved. Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower is called autogamy. In a normal flower which opens and exposes the anthers and the stigma, complete autogamy is rather rare. ऐसे फ्लावर्स के अंदर जो फूल पूरी तरह से खिलते हैं, ओपन होते हैं, और उनके अंदर जब एंथर्स और स्टिग्मा कम्प्लीटली एक्सपोज होते हैं, तो इन सच फ्लावर्स के अंदर कंप्लीट ऑटोगैमी इज़ रादर रेयर. कंप्लीट ऑटोगैमी नहीं होती है. कंप्लीट ऑटोगैमी या कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन कैन बी ओनली अचीव्ड इन दोज फ्लावर्स विच ईदर रिमेन क्लोज्ड और पार्टली ओपन. तो जो फ्लावर्स पूरी तरह से ब्लूम होते हैं, खिलते हैं, उन फ्लावर्स के अंदर हम देखेंगे कि कंप्लीट ऑटोगैमी या कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन कैन नॉट बी अचीव्ड. Autogamy in such flowers requires synchrony in pollen release and stigma receptivity also. Self pollination या ऐसे फ्लावर्स जो कि कम्प्लीटली ओपन होते हैं, अगर उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन टेक्निक को होना है तो ऐसे फ्लावर्स के अंदर क्या होना चाहिए? सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए. किसके अंदर? पोलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी. इसका मतलब ये है कि ऐसे फ्लावर्स में, ओपन फ्लावर्स में, जिनके अंदर अगर सेल्फ पॉलिनेशन कम्प्लीटली होना है, तो उस फ्लावर में क्या होगा? बोथ मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स शुड मैच्योर एट द सेम टाइम. This is the utmost requirement, the utmost condition needed for the process of autogamy or self-pollination.
The anthers and the stigma should lie close to each other so that self pollination can occur. एक तो पहली कंडीशन तो क्या हो गई सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कि साहब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए. सेकेंड, both the reproductive organs, that is the stamen and the pistil, or the androecium and the gynoecium, should be in close association with each other. दोनों एक दूसरे के पास पास होने चाहिए. Some plants such as viola, common pansy, oxalis and commelina produce two types of flowers. अंडरलाइन करें, वायोला है, ऑक्सैलिस है एंड कोमेलिना है. ये तीन ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि प्लांट्स हैं जो कि दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं. अब साहब ये दो तरह के फ्लावर्स कौन से हैं, प्लीज़ अंडरलाइन करें. पहला है कैस्मोगैमस फ्लावर्स. Casmogamous flowers which are similar to flowers of other species with exposed anthers and stigma. तो साहब कैस्मोगैमस फ्लावर्स कौन से होंगे? ऐसे फ्लावर्स जो पूरी तरह से खिलते हैं, ओपन होते हैं, ब्लूम होते हैं और उनके अंदर दोनों मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कम्प्लीटली एक्सपोज, कम्प्लीटली सीन. सेकेंड तरह के फ्लावर होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल. अंडरलाइन करते जाएं साथ साथ. क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल. आपके बोथ द कंडीशंस आर गिवन, फिगर्स आर गिवन, फिगर A, B एंड C, राइट. In such flowers, the anthers and the stigma lie close to each other. ऐसे flowers जो कि बिल्कुल भी नहीं ओपन होते हैं, उनके अंदर कंडीशन क्या होती है साहब कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, दे आर इन क्लोज विसिनिटी ऑफ ईच अदर, दे लाई क्लोज टू ईच अदर. When anthers dehisce in the flower, buds, pollen grains come in contact with the stigma to affect pollination. तो ऐसे फ्लावर्स जो कम्प्लीटली क्लोज्ड हैं, उनके एंथर और स्टिग्मा इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं, दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं. तो साहब क्या होगा, क्लोज फ्लावर के अंदर जैसे ही एंथर्स डिहाइस होंगे, डिहाइस होते वो क्या रिलीज़ करेंगे, पोलन ग्रेन्स से मेल गैमीट्स को रिलीज़ करेंगे एंड दीज मेल गैमीट्स वुड इमीडिएटली डस्ट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, thereby achieving the process of self pollination. I hope it is clear to everyone. Thus, clistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollination landing on the stigma. तो साहब clistogamous flowers या closed flowers, the flowers which do not bloom, they can be called as complete autogamous flowers. Autogamous flowers इसलिए कहलाएंगे क्योंकि they can achieve the process of self pollination completely. क्योंकि क्लोज फ्लावर्स हैं तो किसी दूसरे पोलन ग्रेन का या किसी दूसरे मेल गैमीट का उस फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड होने का देयर इज़ नो चांस. क्लोज फ्लावर्स हैं, बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर मैच्योरिंग एट द सेम टाइम, सो डेफिनेटली द एंथर ऑफ द सेम फ्लावर और द पोलन ग्रेन्स ऑफ द सेम फ्लावर वुड डस्ट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. तो ऐसे फ्लावर्स जो हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं, दे कम्प्लीटली शो द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी एंड देयरफॉर दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ऑटोगैमस फ्लावर्स. Clistogamous flowers produce a short set seed set even in the absence of pollinators. तो भाई जब क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है और तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, डेफिनेटली दे विल प्रोड्यूस सीड्स even in the absence of pollinators, because they do not require pollinators, they do not require any external agent for the pollination process, so they will definitely produce the seeds and they do not require any external agent. Do you think that clistogamy has advantages or disadvantages to the plant? Why? डेफिनेटली हम आगे पढ़ेंगे कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं या ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, ये एक तरह से उन फ्लावर्स के लिए डिसएडवांटेज भी है. डिसएडवांटेज क्यों है वो आगे हम पढ़ेंगे. एक टर्म आएगा हमारा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, उस टॉपिक के अंदर हम इस चीज़ को कवर करेंगे. सेकेंड तरह के फ्लावर्स होते हैं गाइटेनोगैमी. सेकेंड तरह का जो पॉलिनेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज गाइटेनोगैमी. Now let's see what is gaitenogamy. Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant. Gaitenogamy can also be called as cross pollination, and cross pollination जो है definitely it will be achieved on the same species. सेम स्पीशीज़ के फ्लावर के पोलन ग्रेन्स जब अपनी ही सेम स्पीशीज़ के दूसरे फ्लावर, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे.
डेफिनेट सी बात है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, और वो पॉलिनेटिंग एजेंट एयर भी हो सकता है, वाटर, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, व्हाटएवर, राइट. जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस द पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट. तो हम गाइटेनोगैमी को भी कह सकते हैं, एक तरह से सेल्फ पॉलिनेशन ही कहा जा सकता है. क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि बेल गैमीट्स जो हैं वो सेम स्पीशीज़ के फ्लावर के स्टिग्मा पे ही लैंड करेंगे. तो इट इज़, हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि पॉलिनेशन जो होता है इट इज़ स्पीशीज़ स्पेसिफिक. स्पीशीज़ स्पेसिफिक का मतलब होता है रोज़ के प्लांट्स के जो मेल गैमीट्स होंगे, पोलन ग्रेन्स होंगे, डेफिनेटली दे वुड डस्ट ऑन दी स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. It cannot happen like this कि रोज़ के pollen grains would land on the stigma of the dahlia or gulmohar or some other flower and the pollination will occur. No, definitely not, right? तीसरे तरह का pollination जो होता है that is called as the xenogamy. Transfer of pollen grains from anther to the stigma of a different plant. This is the only type of pollination which during pollination brings genetically different types of pollen grains to the stigma. Xenogamy एक तीसरे तरह का पॉलिनेशन है जिसमें पोलन ग्रेन्स जो हैं दे लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट वेयर वी कैन सी दैट जेनेटिकली डिसिमिलर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस और डिफरेंट इट अकर्स इन द डिफरेंट प्लांट्स. सो चिल्ड्रन, आई होप इट इज़ क्लियर द 3 मेजर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन सबको समझ में आ गया होगा. अब हम बात करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. कौन कौन से एजेंट्स हैं, वो किस तरह से पॉलिनेशन करते हैं, कौन सी स्पीशीज़ के अंदर वो ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं. लेट्स सी. एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. प्लांट्स यूज 2 एबायोटिक एंड 1 बायोटिक एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन. एबायोटिक नॉन लिविंग एजेंट्स हैं, बायोटिक लिविंग एजेंट्स हैं. Plants use 2 abiotic wind and water and 1 biotic animals agents to achieve pollination. Majority of plants use biotic agents for pollination. Maximum जो plants हैं वो ज़्यादातर biotic या living agents को काम में लेते हैं to achieve the process of pollination. Only a small proportion of plants use abiotic agents. Pollen grains come in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water. विंड एंड वाटर में क्या होगा कि पोलन ग्रेन्स जो हैं दे वुड लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशीज. इट्स ओनली अ चांस. टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पोलन ग्रेन्स द फ्लावर्स प्रोड्यूस enormous amount of pollen grains when compared to the number of ovules available for pollination. भाई एबायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू जब पॉलिनेशन होगा तो उस केस में क्या होता है, विंड से या वाटर से जब पॉलिनेशन होगा तो ये एक चांस है. इट इज़ नॉट अ डेफिनेट केस कि जितने नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं दे वुड बी डेफिनेटली कैरिड टू देयर रिसेप्टिव स्टिग्मा एंड द पॉलिनेशन वुड अकर. इट्स ओनली अ चांस. तो ऐसे केसेस में क्या होता है, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स या मेल गैमीट्स जो होते हैं दे आर टोटली वेस्टेड. टू अवॉइड दैट सिचुएशन ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर एबायोटिक विंड या वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है ये प्लांट्स अबंडेंट या इनॉर्मस नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं सो दैट दे हैव, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स वेस्ट भी हो गए या नहीं हो पाया तो एनीवे देयर इज़ अ चांस फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. एम आई क्लियर टू एवरीवन? नाउ प्लीज स्विच ऑन टू पेज नंबर 29. Pollination by wind is more common amongst abiotic pollinations. Pollination by wind is सबसे कॉमनेस्ट तरीका है. हवा से पॉलिनेशन होना ये सबसे एबायोटिक पॉलिनेशन के अंदर सबसे कॉमन है. विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स दैट द पोलन ग्रेन्स आर. अब साहब जिन प्लांट्स के अंदर विंड पॉलिनेशन होगा उनके लिए कुछ कंडीशंस एसेंशियल हैं. विंड पॉलिनेशन सिर्फ उन्हीं प्लांट्स के अंदर हो सकता है जो कि बहुत ही लाइट वेट के या बहुत हल्के पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं. विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स दैट द पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट्स. तो पहली कंडीशन तो यही हो गई. किसकी हो गई? विंड पॉलिनेशन की पहली कंडीशन हो गई कि उन्हीं प्लांट्स के अंदर होगा जो किस तरह के पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत ही हल्के लाइट वेट के पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, विंड पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और ऐसे पोलन ग्रेन्स जो कि नॉन स्टिकी हैं. दे ऑफन possess well exposed stamens so that pollens are easily dispersed into wind currents. सेकेंड कंडीशन विंड पॉलिनेशन के लिए क्या हो गई कि ऐसे प्लांट्स में या ऐसे फ्लावर्स के अंदर स्टेमन्स जो होते हैं वो टोटली एक्सपोज्ड होते हैं और
एक्सपोज होने की वजह से उनके अंदर डिहाइसेंस होते ही जो पोलन ग्रेन्स निकले वो पोलन ग्रेन्स आसानी से विंड करेंट्स के साथ साथ फ्लो करके उसी डायरेक्शन में निकल सकते हैं। तीसरी कंडीशन है एंड लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा टू ईजिली ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स। तीसरी कंडीशन विंड पॉलिनेशन के लिए क्या होनी चाहिए कि स्टिग्मा जो होता है फ्लावर का वो कैसा होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, ठीक है, और फेदरी होने के साथ साथ बड़ा होना चाहिए जिससे कि वो पोलन ग्रेन्स जो कि हवा में उसके ऊपर लैंड कर उनको आराम से ट्रैप कर सके, कैच कर सके। तो विंड पॉलिनेशन के लिए 3 कंडीशंस कौन कौन सी हो गई? पहली तो हो गई कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बिल्कुल लाइट वेट और नॉन स्टिकी होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि स्टेमन शुड बी ग्रेटली एक्सपोज्ड सो दैट आफ्टर डिहाइसेंस द पोलन ग्रेन्स विच आर रिलीज्ड एंथर्स शुड बी anthers should be well exposed होने चाहिए so that pollen grains discharge can easily be flown with the air current। तीसरी कंडीशन है स्टिग्मा ऐसे फ्लावर्स का कैसा होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, और ये फेदरी स्टिग्मा so that it has an ability to trap the pollen grains, right? Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence। प्लीज़ अंडरलाइन कर लें, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं उनकी ओवरी में जनरली क्या होता है, एक ही सिंगल ओव्यूल होता है और बहुत सारे फ्लावर्स बंच में एक साथ इन्फ्लोरेसेंस के अंदर पैक्ड होते हैं। एम आई क्लियर? A familiar example is the corn cob. The tassel you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grain। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? corn cob the tassel एक प्लांट होता है जो कि जिसके फिगर आप देख सकते हैं, फिगर 2.10, जिसमें फेदरी स्टिग्मा है और इस फेदरी स्टिग्मा जो होता है इट हैज़ एन एबिलिटी टू ट्रैप दी पोलन ग्रेन्स, राइट। एंड नाउ यू कैन सी द रेड स्ट्रक्चर जो अंदर दिख रहा है, ये आप देख सकते हो कितने सारे फ्लावर्स हैं, इन्फ्लोरेसेंस है ये, और इसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं। इतने सारे फ्लावर्स के क्या हैं? फेदरी स्टिग्मा है, और ये फेदरी स्टिग्मास क्या करते हैं साहब? पोलन ग्रेन्स को बहुत आसानी से कैप्चर कर लेते हैं। विंड पॉलिनेशन इज़ कॉमनली सीन इन ग्रासेस। घास के अंदर, ग्रासेस के अंदर विंड पॉलिनेशन जनरली देखा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज़ लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा। पानी के थ्रू पॉलिनेशन बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ प्लांट्स के अंदर होता है और इसमें सिर्फ 30 जेनरा हैं जिनके अंदर ये देखा जाता है। You would recall that water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plant groups such as algae, bryophytes and pteridophytes। लोअर प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ा है, 11th में पढ़ा था, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, थैलोफाइट्स हैं, इनके अंदर पानी के थ्रू ही पॉलिनेशन अकर करता है। As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plant groups such as algae, bryophytes and pteridophytes। It is believed, particularly for some bryophytes and pteridophytes, that the distribution is limited because of the need for water for the transport of male gametes and fertilization। तो भाई क्या हुआ कि चूँकि ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में पानी से ही पॉलिनेशन होता है, तो ये प्लांट्स जो होते हैं ये जनरली उन्हीं जगहों पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे वाटर या मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, बिकॉज वाटर प्रेजेंट होता है, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर द पॉलिनेशन पर्पस। और पानी जहाँ नहीं होगा वहाँ पे ये प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं करेंगे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर इन सेवरल मैराइन सी ग्रासेस सच एज जोस्टेरा। प्लीज़ अंडरलाइन कर लें, वाटर पॉलिनेशन कौन से प्लांट्स के अंदर होता है? वेलिस्नेरिया में होता है, हाइड्रिला में होता है जो कि फ्रेश वाटर हाइड्रोफाइट्स हैं, एंड मैराइन सी ग्रास है जोस्टेरा। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज़ वाटर फॉर पॉलिनेशन। जितने सारे एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो पानी को एज अ मीडियम यूज़ नहीं करते फॉर पॉलिनेशन। इन अ मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, प्लीज़ अंडरलाइन करें, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, द फ्लावर्स emerge above the level of water and are pollinated by insects or wind as in most of the land plants। आपके इसमें वाटर हाइसिंथ में, वाटर लिली में क्या होता है, ये प्लांट्स कहने को तो एक्वेटिक हाइड्रोफाइट्स हैं, पर इन प्लांट्स के जो फ्लावर्स जो होते हैं वो पानी की सतह के ऊपर होते हैं, और पानी की सतह से ऊपर होने की वजह से इन प्लांट्स के अंदर जो पॉलिनेशन होगा दैट इज़ जनरली डन बाय द इंसेक्ट्स और द विंड, राइट।
In Vallisneria, the female flower reaches the surface of water by the long stalk and the male flowers of pollen grains are released onto the surface of water. वेलिस्नेरिया में क्या होता है कि जो फ्लावर होता है वो पानी की सतह के ऊपर रहता है, काफ़ी ऊपर रहता है, और जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पोलन ग्रेन्स को वाटर के थ्रू रिलीज़ करते हैं, वाटर के थ्रू कैरी करते हैं, कैरी करने के बाद में दे लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द वेलिस्नेरिया फ्लावर, फीमेल फ्लावर. They are carried passively by water currents. Some of them eventually reach the female flowers and the stigma. पानी के बहाव के साथ में, पानी के करंट के साथ में ये पोलन ग्रेन्स फ्लो करते हैं, और चांस है कि अगर दे सपोज कोलाइड विद द फीमेल फ्लावर, then definitely the pollination process would occur. They would land on the stigma of the flower. In another group of water pollinated plants such as sea grasses, female flowers remain submerged in water and the pollen grains are released inside the water. वेलिस्नेरिया में तो हमने देखा कि फ्लावर जो होता है पानी की सतह के ऊपर रहता है, पर जो सी ग्रास होती है, मराइन ग्रासेस जो होती हैं, उनके अंदर फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, और मेल पोलन ग्रेन्स जो हैं दे आर ऑल्सो रिलीज इनसाइड द वाटर एंड फाइनली द पॉलिनेशन प्रोसेस इज अचीव्ड. Pollen grains in many such species are long, ribbon-like, and they are carried passively inside water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. कुछ जो होते हैं वो फिर स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, पॉलिनेशन करते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous covering. देखो भाई, जो प्लांट्स वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं, ये वाटर पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स हैं, स्पीशीज़ हैं, उनके अंदर जनरली पोलन ग्रेन्स हैं, मेल गैमेट्स जो होते हैं, उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, जिससे कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो गीले ना हो सके, दे आर नॉट वेट, एंड एज अ रिजल्ट दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड, राइट. बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर. क्यों नहीं? विंड और पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर जनरली फ्लावर्स कलरलेस होते हैं और उनके अंदर कोई भी स्मेल, अच्छी स्मेल नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? बिकॉज दे आर द फ्लावर्स who are doing the process of pollination by abiotic factors. नॉन लिविंग कंपोनेंट्स विंड एंड वाटर के थ्रू उनमें पॉलिनेशन हो रहा है, तो उस के लिए उन्हें ना तो किसी अच्छी स्मेल की ज़रूरत है, ना ही ब्राइट कलर्स की ज़रूरत है. ब्राइट कलर्स और गुड स्मेल या नेक्टर प्रोडक्शन जो है, दैट इज़ ओनली असेंशियल इन फ्लावर्स हु आर pollinated by living or biotic components like insects or animals. Because we have studied ना कि insects या animals जो होते हैं, they are attracted by the bright colors of the flowers, and some insects are attracted by the beautiful scent or the nectar or the smell produced by some flowers, right? Now please turn on to page number 30. Majority of flowering plants use a range of animals as pollinating agents. बहुत सारे flowering plants जो हैं वो बहुत सारे animals को भी pollinating agents के रूप में काम में लेते हैं. Bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds and bats are the common pollinating agents. सबको underline कर लेना भाई. ये insects और animals के थ्रू जिन flowering plants के अंदर pollination होता है, ये उनके नाम हैं. Figure 2.11 B. Among the animals, insects, particularly bees, are the dominant biotic pollinating agents. Animals के अंदर जिन flowering plants में animals के through pollination होता है, उनमें सबसे dominating कौन होता है? Bee. Honey bee जो होती हैं, they are the most dominating creatures which bring about biotic pollination. Even large animals such as some primates, lemurs, arboreal tree-dwelling, rodents or even reptiles, gecko lizard and garden lizard have also been reported as pollinators in some species. कुछ animals, कुछ plants के अंदर बंदरों के थ्रू होता है, lemurs, arboreal जो पेड़ पे रहने वाले पक्षी हैं उनके थ्रू होता है, कुछ के अंदर गेको लिजर्ड, इवन गार्डन लिजर्ड्स जो होती हैं वो भी पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं. रॉडेंट्स, रेप्टाइल्स, रॉडेंट्स के अंदर जितने भी आपके रैट है, गिलहरी है, ये आ जाते हैं एनिमल्स, ये भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. और कुछ एनिमल्स के अंदर रेप्टाइल्स जो हैं दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. Often flowers of animals, pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animals. Flowers of animals, जो फ्लावर्स किसी पर्टिकुलर किसी एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं,
दे आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज़ ऑफ एनिमल। उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको हम आगे पढ़ेंगे। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर। मैंने अभी आपसे कहा कि जिनके अंदर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होगा वो फ्लावर्स कैसे होंगे, बड़े होंगे, कलरफुल होंगे, उनके पेटल्स बहुत ब्राइटली कलर्ड होंगे, फ्रेग्रेंट होंगे। फ्रेग्रेंट का मतलब है उनके अंदर बहुत अच्छी खुशबू होगी और वो नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, रिच नेक्टर फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जो कि बीज सक करती हैं और जिससे वो आगे क्या बनाती हैं, हनी प्रोडक्शन करती हैं। When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. जब फ्लावर्स छोटे होते हैं तो वो क्या करते हैं, क्लस्टर होकर के ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बनाने के बाद में अपने आप को एक इन्फ्लोरेंस से ग्रुप के अंदर अपने आप को हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। दे बिकम इनकॉन्स्पिक्यूअस बिकॉज मीन्स दे आर नॉट क्लियरली विजुअलाइज्ड। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर एंड और फ्रेग्रेंस। एनिमल्स जो होते हैं वो जनरली फ्लावर्स पे किससे कलर अट्रैक्ट होते हैं, या तो फूल का रंग बड़ा अच्छा हो, सुंदर हो, या उसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू हो। The flowers pollinated by flies and beetles secrete foul odors to attract these animals. जो फ्लावर्स जिनके अंदर फ्लाइज, मक्खी या बीटल्स से पॉलिनेशन होता है उनके अंदर बड़ी फाउल, ऐसे फ्लावर्स जो हैं वो बहुत ही फाउल ओडर या स्मेल प्रोड्यूस करते हैं और इस फाउल ओडर या स्मेल से बीटल्स और फ्लाइज जो हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। टू सस्टेन एनिमल विजिट्स द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल। डेफिनेट सी बात है भाई, अगर फ्लावर्स के अंदर पॉलिनेशन अचीव करना है फ्लावर्स को तो उनको किसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। इंसेक्ट से पॉलिनेशन करेंगे तो उसको इन टर्न उनको क्या करना पड़ेगा, रिवॉर्ड देना पड़ेगा, उनको कोई गिफ्ट देना पड़ेगा। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। और ऐसे फ्लावर्स के अंदर रिवॉर्ड क्या होता है, नेक्टर द स्वीट स्मेलिंग लिक्विड विच इज़ प्रोड्यूस्ड एंड द पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड्स फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर्स एंड द स्टिग्मा। द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स अ कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन। तो भाई जब कोई भी इंसेक्ट या एनिमल जब पॉलिनेशन करेगा तो वो जब पॉलिनेशन जब लेके चलेगा तो उसकी बॉडी पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स जो होंगे दे विल बी स्टक which are generally sticky in animal pollinated flowers. When the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about pollination. अब सपोज करिए, देखिए एक फ्लावर के ऊपर एक इंसेक्ट बैठा, उससे उसका नेक्टर सक किया, नेक्टर सक करने के दौरान क्या हुआ, उसकी बॉडी के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स थे वो डस्ट हो गए। अब इंसेक्ट उस फ्लावर से उड़ करके सेम स्पीशीज़ या डिफरेंट स्पीशीज़ के फ्लावर के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर जब जाके लैंड करेगा तो उसकी बॉडी के ऊपर जो फ्लोरल पोलन ग्रेन्स चिपके हुए थे दे वुड बी डस्टेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लावर एंड हैंस इट विल ब्रिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। In some species, floral rewards are in providing safe places to। अब देखिए फ्लोरल रिवॉर्ड जो होता है इंसेक्ट्स के लिए या एनिमल्स के लिए वो सिर्फ नेक्टर या पोलन ग्रेन्स नहीं हो सकते, वो दूसरे रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं। और वो रिवॉर्ड्स क्या हो सकते हैं, जैसे फ्लावर जो है वो उस इंसेक्ट को सेफ प्लेस प्रोवाइड करे टू ले एग्स, अंडे दे सके इंसेक्ट्स। An example is that of the tallest flower of Amorphophallus। Amorphophallus फ्लावर जो होता है, इस फ्लावर की हाइट जो होती है वो 6 feet होती है। Imagine it's a huge flower। A similar relationship exists between a species of moth and the plant yucca, where both the species moth and the plant cannot complete their life cycles without each other। तो एक तरह का क्या हो गया, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया ना, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे नुकसान किसी का नहीं कर रहे पर एक दूसरे को दोनों हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह की एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गई, किसके बीच में हो गई, एक तो होती है साहब एमोरफोफेलस फ्लावर जो होता है उसके अंदर होती है, और एक सिमिलर रिलेशनशिप किसके अंदर अगर करती है, मॉथ एंड दी प्लांट यूका के अंदर, वे बोथ द स्पीशीज़ कैन नॉट कंप्लीट द लाइफ साइकिल विदाउट द हेल्प ऑफ ईच अदर। The moth deposits eggs in the locule of the ovary and the flower in turn gets pollinated by the moth। देखो यूका में और मॉथ में क्या एसोसिएशन है, मॉथ क्या करता है, वो अपने अंडे ओवरी के लोक्यूल में देता है और उसके अंदर छुपा देता है, और इन टर्न फ्लावर क्या होता है उसके अंदर, हाँ लोक्यूल के अंदर छुपा देता है, एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द moth। The larvae of the moth come out of the eggs as the seeds start developing।
एम आई क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया अच्छे से?